हाय गाइस। सो अभी अभी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई है और स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है वो 3 पार्ट में बढ़ गई है। एक वो स्टूडेंट्स जिनको 110 के ऊपर मार्क्स आ रहा है और दे आर क्वाइट श्योर अबाउट दिस कि उनका प्रीलिम्स तो हो रहा है पक्का। देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मार्क्स बिटवीन 80 समवेयर अराउंड 100 एंड नाउ दे आर अंडर दिस डोल्ड्रम कि भाई अब मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। उस वजह से उनका ये हो रहा है कि दे आर कॉलिंग लॉट ऑफ टीचर्स, दे आर आस्किंग लॉट ऑफ फ्रेंड्स कि क्या लगता है क्या कट ऑफ होगा। अब इस ये कट ऑफ की डिबेट में वो अटके रहेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 60 70 75 मार्क्स आ रहा है एंड नाउ दे आर क्वाइट श्योर कि उनका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली इस साल तो नहीं हो पाएगा। अब ऐसे केस में क्या किया जाए? देखो, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है उनके लिए तो देखो कोई चिंता की बात नहीं, बिकॉज नाउ दे आर गुड टू गो, दे विल स्टडी फॉर देयर मीन्स। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको मार्क्स कम आ रहा है? अब उनके लिए अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग लेस मार्क्स। चलो, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस देन। So, what if you are getting less marks in prelims? What should be your next strategy? अब जो अगली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, दैट स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक, फर्स्ट, टेक रेस्ट, कीप ऑल नेगेटिविटी असाइड, इफ पॉसिबल गो फॉर अ शॉर्ट वैकेशन। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको कई बच्चों को लग रहा होगा कि यार मार्क्स तो कम आ गए, अब कौन कहाँ का वैकेशन, क्या वैकेशन, पहले तो ये समझे कि हमने क्या गलती करी। ऐसा नहीं होता है। अभी अभी आपने प्रीलिम्स दी है, सब बच्चों की तरह आपने भी पढ़ाई करी थी, आपका भी माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है। ये टाइम ऐसा है जिसमें आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी में अटके हुए हो, और जब भी आप किसी निगेटिविटी में होते हो ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। इट्स दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम सेइंग दिस, कि जाओ किसी वैकेशन पे जाओ। या फिर देखो, वैकेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि जाओ आप किसी शिमला कुल्लू मनाली जाओ और वहां पर लाखों रुपए खर्च करो। आई एम नॉट सेइंग दैट। वैकेशन का मतलब हो सकता है कि किसी अपने घर चले जाओ, या अपने दोस्तों से मिलके आ जाओ, या फिर कुछ दिनों के लिए यू कैन रोम अराउंड, यू कैन एंजॉय योर लाइफ, डू व्हाट यू लाइक द मोस्ट। आप किसी हॉबी, आप बुक रीडिंग करना चाहते हो तो बुक रीडिंग करो, आपको मूवीज़ देखना है मूवीज़ देखो, राइट। ये सारी चीज़ें आपको फिर से रिजुविनेट करने के लिए और अगले साल की प्रिपरेशन फिर से जोर से शुरू करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। सो ये फर्स्ट थिंग इज दिस। अब इसका मतलब टेक अ रेस्ट, कीप ऑल निगेटिविटी असाइड, इसका मतलब क्या, आप कितने दिनों तक ये रेस्ट करनी है? तो आई वुड सजेस्ट फॉर कपल ऑफ डेज, 3 4 5 दिन, जब तक आपका मन कह रहा है कि नहीं, नाउ यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तब तब तक आप उतना रेस्ट ले सकते हो। मोस्ट प्रेफरेबली 4 to 5 days। इसके बाद द सेकेंड स्ट्रैटेजी शुड बी stay in the race, keep studying as if you are going to clear this year's prelims। देखो, इस वक्त पढ़ाई छोड़ देना ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा क्यों? देखो, जिस दिन आप पढ़ाई छोड़ दोगे और आपके आसपास का पूरा सर्कल, आपके सारे फ्रेंड्स अगर पढ़ाई फिर भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक निगेटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर एक थॉट आ जाएगा कि नहीं, मैं सबके पीछे पड़ गया। आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे। उस केस में आप ना ठीक से पढ़ पाओगे, आप अगले साल के लिए भी टाइम वेस्ट करते रह जाओगे। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप मेंस की प्रिपरेशन बाकी स्टूडेंट्स की तरह कंटिन्यू रखिए। आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करिए, बट मेंस की प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्टे इन द रेस। क्योंकि जो पढ़ाई आप अभी करने वाले हो यही तो आपको काम आएगी आगे। और दूसरी बात, the next thing, see, what I want is, do not start studying from prelims once again as of now। प्रीलिम्स की पढ़ाई मत करिए, अभी ये टाइम नहीं है प्रीलिम्स की पढ़ाई करने का आपके लिए, प्रीलिम्स हो चुकी है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टडी फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। अब देखो, अब से लेके करीब करीब दिसंबर या एंड ऑफ जनवरी तक आपने ये स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि आपका ऑप्शनल प्लस आपके सारे मेंस के जीएस के जो सब्जेक्ट्स है वो एक प्रिपेयर हो जाने चाहिए अच्छे से। अब इसका मतलब क्या है?
मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी, इसमें कोई फर्क भी होता है? काफी बच्चों को तो इसमें डिफरेंस भी नहीं पता होगा। तो मेंस की तैयारी कैसे करी जाए? सी गाइस, दिस इज अ वेरी बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्योंकि अभी आपका इस बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अगले साल के लिए अभी अगले साल डायरेक्ट एग्जाम दोगे। आपके पास एक पूरा साल पड़ा है प्रिपरेशन करने के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि बाकी बच्चे जो इस बार मेंस देंगे, उनके पास इन केस अगर वो इस साल क्लियर नहीं कर पाए तो उनके पास कम टाइम रहेगा अगले अगले साल के एग्जाम के लिए। बट आपके पास तो पूरा साल है। आप अपनी सारी गलतियां, जितने भी आपने मिस्टेक्स करी थी, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी में करेक्शन करना है, वो आप अच्छे से सोच के इस बार फिर से कर सकते हो। इतना याद रखिए कि मेंस की प्रिपरेशन जब आप करोगे तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो जब भी अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो मेंस के लिए, तो आपने एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है। तो जो भी आप, लेट्स से आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, योजना, कुरुक्षेत्र या फिर इकोनॉमिक सर्वे, या फिर आप जो भी रिलेवेंट बुक अगर आप अभी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज। फर्स्ट, सेकेंडली, स्टार्ट राइटिंग आंसर। मैं कई बच्चों को, अपने कई स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए कि एक साल के अंदर आपने कम से कम 1000 आंसर्स, यू नीड टू राइट एटलीस्ट 1000 आंसर्स इन अ सिंगल ईयर इटसेल्फ। एक बात याद रखिए, सबको पता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन पॉसिबल है। द ओनली प्रॉब्लम इज बच्चे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं करते। जब आप आंसर लिखते हो ना, स्टार्टिंग में आपको उसकी आदत नहीं होती, तो आप इतना, भले ही आपको नॉलेज हो, बट उसको पेपर पे लिखना ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आप करके देखिएगा कभी। जब भी आप वो आंसर लिखते हो तो वो आंसर इतना खराब क्वालिटी का होता है कि आपको लगता है कि दिस आंसर राइटिंग इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ, तो मैं थोड़ी सी रिवीजन कर लेता हूँ। वो रिवीजन कभी हो ही नहीं पाती, और उस वजह से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कभी पूरी नहीं हो पाती। मेरा मानना यह है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इनिशियली भले ही आप खराब आंसर लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद धीरे 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 आप अगर उसमें इंप्रूवमेंट करते चले गए, तो 100, 200, 300 आंसर लिखने के बाद आपको खुद को रियलाइज होने लग जाएगा कि कई बार ऐसा होगा, कोई क्वेश्चन के बारे में अगर आपको अंदाजा भी नहीं होगा, फिर भी यू विल बी एबल टू राइट सर्टेन पॉइंट्स इन इट सो दैट एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू गुड मार्क्स इन इट। अब हमें यही तो चाहिए, क्योंकि मेंस में जो सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें से जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर महारत होगी या सारे क्वेश्चंस आपको पता होंगे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट करने होंगे। उन क्वेश्चंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दिसंबर जनवरी तक यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंस। अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करो, अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मजबूत करो, ताकि जिस दिन आपको मेंस लिखने की जरूरत पड़ेगी आप फुल्ली प्रिपेयर रहोगे उस चीज के लिए। अब दिसंबर के बाद क्या किया जाए, आफ्टर दिसंबर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब दिसंबर के बाद फिर से प्रीलिम्स की हवा चलने लग जाएगी, तो आपने भी प्रीलिम्स की पढ़ाई फिर से शुरू करनी है। देखो, 5 से 6 महीने प्रीलिम्स की पढ़ाई करने के लिए काफी इनफ होते हैं। तो अब उसमें क्या किया जाए? सबसे पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टार्ट एनालाइजिंग पास्ट 20 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स। यस, पिछले 20 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या ट्रेंड है, यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछती है, वेरिएशंस क्या लाती है, कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कौन से सब्जेक्ट को यूपीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, कौन से सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस मिल रहा है। आई नो दिस, हर साल यूपीएससी का जो ट्रेंड होता है वो चेंज होता है, कई सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी आते हैं, बट एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, आप उसको अगर कोलैबोरेटिव तरीके से देखो तो कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर यूपीएससी वेरिएशन करती रहेगी, बट उसी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस घूमते रहेंगे। तो यू हैव टू एनालाइज दोस क्वेश्चन पेपर्स। उन क्वेश्चंस को भी देखो कि यूपीएससी का पूछने का तरीका कैसा है। अगर कोई कोई ऑप्शन अगर गलत है तो वो ऑप्शन गलत क्यों है, ये भी देखो। इससे ये फायदा होगा आपको कि आपको जब एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी तो आपको उसका यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट विच ऑप्शन नीड टू बी एलिमिनेटेड, राइट। नेक्स्ट इज अप्रोच फॉर प्रीलिम्स इज डिफरेंट देन अप्रोच फॉर मेंस। देखो, आपने मेंस में, मैंने आपको बोला था कि एनालिटिकल थिंकिंग आपकी मेंस में स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए आपका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, line to line understanding, this is very important. So when you study for mains, it is reading between the lines, while when you study for prelims, it is reading the lines, right? This is something you need to understand.
Next is, rather than any test series, your first reference should be 20 years UPSC questions. अब होता क्या है ना, देखो कई इंस्टीट्यूट्स जो होती है जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है, वो अपने, अगर आपको वो इनसिक्योरिटी नहीं बताएगी कि आपको इस, लेट्स से आपको अभी तक नहीं आता है, ये अगर आपको वो नहीं बताएगी तो ऑब्वियसली आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो इतने डिफिकल्ट और इतने वेग क्वेश्चंस पूछती है कि आपको उसके आंसर्स ही नहीं आते और आपके मार्क्स शुरू में बहुत ही कम आते हैं, तो आप डर जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है और आपने टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज लगा लिए। अब उनका टेस्ट का पेपर, टेस्ट सिस्टम इस तरीके से चलती है कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, वो अपनी जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम कम करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट में आपको एकदम कम मार्क्स आया, ले सपोज 30-40 मार्क्स यू आर गेटिंग, और बाय द टाइम यू वुड रीच ऑल द वे अप टू एंड टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, यू विल एंड अप गेटिंग मोर देन 100 स्कोर। तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाने के बाद। बेसिकली आपका इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इंस्टीट्यूट ने टेस्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो जानबूझ के कम 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 कर दी है, इस वजह से आपको ज्यादा मार्क्स आ रहा है। तो ये भी एक चीज है जो जनरली इंस्टीट्यूट्स फॉलो करती है। आपको इन सब चीजों से कुछ दिनों तक, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, बट पहले अपने खुद के क्वेश्चंस को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो। उसके बाद ये आदत डालो कि आपने हर दिन टेस्ट सीरीज तो लगानी है, बट टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आपको वीकली या फिर मंथली एक टेस्ट देना होता है, 2 टेस्ट देनी होती है। उसमें आप एक्चुअल में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। रैदर आपने हर दिन 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन सारे 20-25 क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, देखना है कि आपने क्या गलती करी है उन क्वेश्चंस के अंदर। जो गलत ऑप्शन है उनका भी आंसर, उनको भी देखो कि क्या वो कहीं पे दूसरी जगह पे रिलेवेंट है। जो आपने सही मार्क किया है उसको भी देखो। तो इस तरीके से आपने 20 से 25 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने हैं। डेली प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस इज द की, rather than solving test in a given fortnight or a week on a weekly basis, right? Along with that, read Hindu, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पिछले 2-3 साल का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी आजकल कई बार क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से तो पूछती है, बट नॉट दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। वो पिछले साल का या उसके पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पूछ लेगी। तो 2-3 साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, ताकि सेफ साइड अगर यूपीएससी ने कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया तो आपके लिए वो सरप्राइज नहीं रहेगा, राइट? सो ये चीजें जो है हमारे करंट अफेयर्स को एक स्ट्रांग करने के लिए बेनिफिट करेगी। अब कई स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के नाम पे सिर्फ जो किसी फेमस क्लास की जो मैगजीन्स होगी उसको ही पढ़ के खत्म कर लेते हैं, बट इज इट अ राइट स्ट्रैटेजी? नो। ये बात समझो कि वो जो मैगजीन है वो पढ़ना सबसे आसान है। जो बी क्लास की मैगजीन आती है जो आप पढ़ते हो, उसको पढ़ना सबसे आसान है। तो उससे क्या होगा, हर बच्चा वो मैगजीन पढ़ेगा। अगर हर बच्चा वो मैगजीन पढ़ेगा तो सबको ही आंसर आने वाला है। तो फिर आपको लगता है यूपीएससी इतनी मूर्ख है कि वो समझ नहीं पाएगी कि सारे बच्चों ने कहां से पढ़ रखा है, सारे एवरेज बच्चों ने कहां से पढ़ रखा है? तो डेलिबरेटली यूपीएससी वुड नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दोज पर्टिकुलर मैगजीन्स। व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज यू गेट सरप्राइजिंग एलिमेंट। बेसिकली जो सरप्राइज होता है ना, वो काफी ऑब्वियस चीज होती है जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं। आप जो एक्चुअल चीजें आपने पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग मेहनत का काम है, बट कई बच्चे वो मेहनत से बचते हैं। यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जो आपको मेहनत करने पे फोर्स करती है, rather than saving yourself from those efforts, try to take those efforts. Read हिंदू, रीड पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, अपनी खुद की नोट्स बनाना सीखो। उसी वक्त आप जिस दिन ये करोगे तभी आपका करंट अफेयर्स का जो अंडरस्टैंडिंग है, करंट अफेयर्स की जो इंफॉर्मेशन है आपकी, वो काफी स्ट्रांग हो पाएगी। Along with that, rather than a weekly test, attempt MCQ questions every day. Analyze them thoroughly. It will develop accuracy. Accuracy develop करने के लिए important है। आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ इसमें। Let's suppose आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी थे। तो पॉलिटी के किसी क्वेश्चन में लेट्स सपोज आपने गलती कर दी, लेट्स से गवर्नर वाला कोई क्वेश्चन आया था, उसमें आपने गलती कर दी। तो आप जाइए फिर से गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ो, लक्ष्मीकांत, कोई भी आप जो बुक रेफर कर रहे हो उसमें जाके गवर्नर वाला टॉपिक बस उतना ही चैप्टर पढ़ो, rather than reading the entire book once again, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फिर हेक्टिक हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। इससे अच्छा आपने क्या करना है, बस उतना चैप्टर पढ़ो जिसमें आपने, जिस क्वेश्चन में आपने गलती करी हुई है।
ये अगर आप रिपीटेटिवली करते गए तो आप खुद भी रियलाइज नहीं कर पाओगे, बट आप पूरी की पूरी बुक कभी ना कभी तो पढ़ के खत्म कर ही दोगे, वो भी एक बार नहीं, 2-3 बार हो जाएगी वो। एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप आप जहां पे मिस्टेक कर रहे हो उसी मिस्टेक को आप प्लग करते चले जा रहे हो। ये अगर आप कंसिस्टेंटली करते चले गए हर दिन, यू योरसेल्फ वुड रियलाइज कि धीरे 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 करते 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 आपकी सारी गलतियां, सारी मिस्टेक्स जो आप कर रहे थे वो आप सारी प्लग कर दोगे, तो आपकी गलतियां कम होना बहुत ही कम हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? ग्रुप डिस्कशन आफ्टर मार्च कैन हेल्प यू अ लॉट टू रिमेंबर टॉपिक्स क्लियरली। अब देखो, ग्रुप डिस्कशन का ना एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि कई बार बच्चे ग्रुप डिस्कशन के नाम पे इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, या फिर मेन ज़बरदस्ती बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो रादर देन दिस, व्हाट आई सजेस्ट इज, ग्रुप डिस्कशन करो जो प्रोडक्टिव रहे। डिसाइड कर लो कि आपको कितने देर तक बैठ के डिस्कस करना है। अब ग्रुप डिस्कशन में भी ऐसा नहीं कि 10-15 बच्चे आके बैठ गए, आपने डिसाइड करना है कि 2-3-4 जो भी आपका ग्रुप है, बस उससे ज़्यादा नहीं, और उनको बैठिए और आधा घंटा 1 घंटे तक डिस्कशन करिए उसका। देखो, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछो, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछो, अलग अलग टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज आप किसी दिन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, तो उसमें से कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जॉट डाउन करके रखो और अपने दोस्तों को पूछो। सिमिलरली आस्क देम टू डू द सेम थिंग। इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल इनरिच नॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे थ्रू आउट द ईयर, तो आपके अंदर जो निगेटिविटी है यूपीएससी क्लियर ना करने की, वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक गोल ओरिएंटेड तरीके से आप पढ़ाई करोगे, आपके सामने गोल रहेगा और उस गोल की वजह से आप कहीं इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज गाइज, अदरवाइज आप भटक जाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे और आप अगला अटेम्प्ट भी अपना वेस्ट कर दोगे। तो आई गेस मैंने जो आपको आज स्ट्रैटेजी बताई, वो स्ट्रैटेजी आप सबको काफी हेल्प करी होगी समझने के लिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन अब यहां से किस तरीके से हमने फॉलो करनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू गाइस। See you then in next video with next topic. Thank you.